Hello students, I Yash Sandwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to the lecture for accountancy revision. Class, we have already discussed chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3 as per the NCERT as our revision classes. So today we are here with another chapter, that is chapter number 8, bills of exchange. If we talk about the NCERT syllabus, if we talk about the index as per the NCERT, then bills of exchange will be at chapter number 8. But if we talk about the DK Goel, then the bills of exchange will be chapter number 18. Alright class, so let's move to the some important points for this chapter. The very first we are having with us is the theory, that is the basic terminology which is being included in this chapter. बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स. फॉर एन एग्जांपल ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, एंडोर्समेंट क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है. तो इट इज़ देयर इन योर बुक, यू मस्ट गो थ्रू दैट ऑल. एंड वी हैव ऑल्सो हैव द डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, जो कि हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर्स देखे थे. उसमें थ्योरी के लिए अलग से पूरा हमने लेक्चर प्रिपेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से उसको गो थ्रू कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स. It is again the very much important topic for this particular topic, for this particular chapter I must say. MCQs आते हैं यहाँ से काफ़ी सारे, and 3 marks question, 4 marks question यहाँ से arise होते हैं हमारे पास में. वो आपको अलग अलग dates दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आपको due date calculate करनी है. Then we are having with us is the journal entries for issuing a bill of exchange. अलग अलग केसेस है हमारे पास में, अलग अलग सेटलमेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं. 4 सेटलमेंट प्रोसीजर्स हैं, एक बार देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट इज when bill is held by the drawer till maturity date, when bill is discounted by the bank, when bill is sent to bank for collection, and the last when bill is issued to third party. इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्लास अलग से डिटेल्ड में पूरा वीडियो देखा था, बट दिस इज द रिवीजन गोइंग ऑन. ऑलराइट, तो जर्नल एंट्रीज देखनी हमें इन चारों ही सेटलमेंट प्रोसीजर्स के ऊपर. एंड द लास्ट वी आर हैविंग विद अस इज डिसऑनर ऑफ अ बिल इन द केस ऑफ ऑल द सेटलमेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल. ऑलराइट, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमें क्या जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं वो हमको देखना होगा. बेसिकली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. हम जो अभी टॉपिक ले रहे हैं क्लास, वो है हमारे पास में जर्नल एंट्रीज फॉर इशूइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज. मतलब सबसे पहले हम हमारी जर्नल एंट्रीज देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करने के लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमें करनी होती हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स, और लास्ट हम लोग देखेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल. Alright class, so for discussing the journal entries, let's move to the whiteboard. So class, for discussing on journal entries, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर से अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज योर ड्यू डेट्स, यानी कि आप कौन सी डेट पे क्या जर्नल एंट्री करेंगे. तो कई बार हो सकता है कि सिर्फ डेट ही आ जाए हमारे पास में, या वो आपको डेट देकर पूछ सकता है कि कौन सी जर्नल एंट्री करी जाएगी. उसके अलावा जर्नल एंट्री इटसेल्फ, ये तो ज़रूरी है ही सही. अलग अलग सेटलमेंट प्रोसीजर्स है हमारे पास में. हम जब डिस्काउंट करवा रहे हैं बैंक से, व्हेन वी आर गोइंग टू एंडोर्स द बिल, व्हेन वी आर सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, एंड व्हेन वी आर होल्डिंग द बिल टिल मेच्योरिटी, तो किस पार्टी को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है. ड्रॉवर की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में देयर आर plenty of entries we are having with us. alright, और उसके बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास में आती है जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो होता है हमारे पास में अमाउंट ऑफ जर्नल एंट्री. क्योंकि जब आप डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देखेंगे, जब आप डिसऑनर ऑफ बिल देखेंगे, तो वहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो उस पॉइंट पर आपसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है कि किस अमाउंट से हम किस पार्टी को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे. ऑलराइट क्लास, so in briefly we have to discuss 3 basic things, that is the dates of the journal entries, then your journal entry itself, and then the amount of the journal entry. alright class, so let us start with some of the example. एक example हमने यहाँ पे frame करा हुआ है. हम लोगों ने पहले भी इस example को देखा हुआ है हमारे video lectures के अंदर. There are 2 parties available with us, A and B. A has sold goods to B. In different sense we can say that B has purchased goods from A. ये भी हो सकता है. Okay, the amount of the goods was rupees, the amount of the transaction was rupees 10,000. A ने B से पेमेंट की डिमांड करी, B के पास में पैसे नहीं थे, B ने बोला आप मेरे नाम पर एक बिल इशू कर दो.
तो ए ने इसके नाम पर एक बिल इशू कर दिया, इसने एक्सेप्ट करके इसको वापस दे दिया, तो ए के लिए वो बिल कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए वो बिल कहलाएगा बिल्स पेबल। इज इट क्लियर क्लास? क्योंकि ए जो है उसको पेमेंट रिसीव करना है तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बनेगा, और बी जो है उसको पेमेंट करना है तो इसलिए उसके लिए बिल्स पेबल कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? ट्रांजैक्शन का अमाउंट 10,000 है इसी। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल इज अ कॉमन, और हम लोग अलग अलग सेटलमेंट प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज बिल होल्ड बाय द ड्रॉवर टिल मेच्योरिटी, यानी कि जो ड्रॉवर है उसने बिल को खुद के पास ही रखा हुआ है मेच्योरिटी डेट तक, और हम एक अजम्पशन पे और वर्क कर रहे हैं यहाँ पे कि मेच्योरिटी डेट पे जो हमारा ड्रॉई है वो पेमेंट कर देगा, यानी कि डिसऑनर नहीं हो रहा है बिल का। ये हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट क्लास, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इज कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है। जिसने बिल ड्रॉ करा था यानी कि ए, वो है हम लोगों के पास में ड्रॉवर, और जिसने बिल एक्सेप्ट करके वापस कराया है या जिसने गुड्स परचेज करे हैं ही विल बी द ड्रॉई यानी कि बी। और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली जो बेसिक एंट्रीज होती हैं, चाहे फिर वो कैसा भी सेटलमेंट प्रोसीजर अवेलेबल हो, जो बेसिक एंट्रीज हमारे पास में होती हैं वो मैंने यहाँ पे फ्रेम कर रखी हैं। एंड द बेसिक एंट्रीज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विल बी, सबसे पहले हम लोगों ने गुड्स बेचे, ए ने गुड्स बेचे हैं बी को। सो इन द बुक्स ऑफ ए क्या करेगा? एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बाय द अमाउंट ऑफ ₹10,000। बी नाम का डेटर बन गया हमारे पास में, एसेट डेवलप हो गई है, डेबिट कर दिया, और सेल्स नाम की इनकम हो रही थी, क्रेडिट कर दिया। ऑन द अनदर हैंड ड्रॉई की बुक्स में अगर हम बात करें तो बी ने गुड्स परचेज करे हैं ए से, देयरफॉर परचेज नाम का एक्सपेंस हो रहा था, डेबिट करा, और ए विल बी द क्रेडिटर, लाइबिलिटी डेवलप हो गई है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट हैपन व्हेन ए डिमांडेड फॉर द पेमेंट, तो बी हैज डिनाइड एंड बी आस्क्ड हिम टू इशू द बिल, तो ए ने बिल इशू करा, बी ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, तो यहाँ पे ए के पास में बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट आ गई, डेबिट कर देंगे, और बी नाम की जो डेटर था उसका वो एसेट अब खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया है बिल्स रिसीवेबल में। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, अमाउंट विल रिमेन द सेम, दैट इज 10,000। यहाँ पे क्या होगा? बी जो था, ड्रॉई जो था, उसके पास में ए नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई थी। देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी और यहाँ पे लाइबिलिटी खत्म हो गई तो डेबिट कर दिया। उसकी जगह पे किस नाम की लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई? बिल्स पेबल नाम की, तो बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने बाय द अमाउंट ऑफ ₹10,000। ये एंट्रीज तो आपके पास में सेम रहेंगी। अब जो नेक्स्ट एंट्री आती है, नेक्स्ट एंट्री डिपेंड करती है हमारे सेटलमेंट के केस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे केस आता है कि ड्रॉवर ने बिल अपने पास में होल्ड करके रखा हुआ है टिल द मेच्योरिटी डेट। डेट्स के बारे में क्लास हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज और अमाउंट के बारे में। तो जो जर्नल एंट्री आप करेंगे वो आप करेंगे पहली बात तो मेच्योरिटी डेट पे, या मुझे बोलना चाहिए क्लास ड्यू डेट पे, यानी कि जो भी अब हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो हमारी ड्यू डेट पे बनेगी इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंगली। ओके, सो द एंट्री विल बी, देखिए इसने बिल अपने पास में रखा हुआ था, ड्यू डेट आ गई, ये बिल को लेकर जा रहा है बी के पास में और बी ने इसको पेमेंट कर दिया, दिस विल बी द ट्रांजेक्शन। सो व्हाट द एंट्रीज विल बी, इसके पास पेमेंट आ जाएगा तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल नाम वाली एसेट खत्म हो गई, क्रेडिट कर दिया, और बैंक नाम की एसेट डेवलप हो गई, डेबिट कर दिया, एंड द अमाउंट विल बी 10,000। इज इट क्लियर? ऑन द अनदर हैंड अगर हम बात करते हैं ड्रॉई की बुक्स में, अगर हम बात करते हैं बी की बुक्स में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पेमेंट कर रहा है, सेम ड्यू डेट पे ही बात आ रही है यहाँ पर भी, और बी ने पेमेंट कर दिया है, तो बी के पास से बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी तो जो है वो खत्म हो जाएगी क्लास। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में टू बैंक, इसके पास से बैंक नाम की एसेट खत्म हो गई, क्रेडिट करा, और बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट कर दिया। दिस इज द वेरी बेसिक केस for bills of exchange, which means the drawer has hold the bill till maturity and at the due date the drawee has make the payment. कोई डिसऑनर नहीं है, कोई सेटलमेंट प्रोसीजर नहीं है, नॉर्मल था, बिल अपने पास रखा होता, ड्यू डेट पर पेमेंट आ गया। इज इट क्लियर क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 एंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000. Now let's move to the another case
अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। यहाँ पे केस 2 बोलता है हमारे पास में डिस्काउंटेड द बिल या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। अगर हम बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहली बात तो ये है क्लास कि बैंक से बिल डिस्काउंट कौन करवाएगा। बैंक से बिल डिस्काउंट कौन कराता है? बैंक से डिस्काउंट करा पाएगा बिल जो ड्रॉवर है या जो होल्डर ऑफ द बिल है, जिसके हाथ में बिल है वही तो ड्रॉ करा पाएगा। ठीक है, पहले हम केस समझते हैं। ए था, ए ने बिल इशू करा है, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, अब बिल्स रिसीवेबल हो गया है ए के पास में। सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं कि इस बिल का टाइम पीरियड था 3 मंथ का, ठीक है, लेकिन ए को आफ्टर 1 मंथ फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ए क्या करेगा, बैंक के पास में जाएगा और बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लेगा और बोलेगा सर अभी इसको क्लियर होने में 2 महीने बाकी हैं, आपको जो भी डिस्काउंट काट के देना है आप दे दीजिए। हम अभी ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट इन्होंने रखा है यानी कि बैंक ने, वो रखा है 500 रुपीज़ का। कितने का क्लास? 500 का। यानी कि 10,000 में से 500 का डिस्काउंट कट करके 9,500 का पेमेंट ये जो ए है ये रिसीव कर लेगा फ्रॉम बैंक। क्यों? क्योंकि इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से। इज इट क्लियर? एंड मेनी अ टाइम्स ये डिस्काउंट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं अभी यहीं बता देता हूँ आपको। जो भी आपका अमाउंट ऑफ बिल होगा, अमाउंट ऑफ बिल, जो भी अमाउंट ऑफ बिल होगा मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट भी कह सकते हैं आप, रेट ऑफ डिस्काउंट, एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड अपॉन 12, टाइम पीरियड अपॉन 12। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, यानी कि जो बिल का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग हमारे डिस्काउंट की परसेंटेज से, क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, एंड मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद में जितना टाइम पीरियड बचा होगा उसकी ड्यू डेट आने में। फॉर एन एग्जाम्पल अभी जैसा चल रहा है 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है और 1 महीने के बाद में बिल डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो अभी कितना टाइम बच रहा है? 2 महीने का। तो यहाँ पे टाइम पीरियड में 2 मंथ्स अपॉन 12 ये कैलकुलेशन हो जाएगी, तो डिस्काउंट का अमाउंट भी आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जर्नल एंट्रीज। पहली बात तो डेट, यहाँ पे टाइम क्या आएगा, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, यानी कि आफ्टर 1 मंथ हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप ए के पास में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट नाम का उसको लॉस हो रहा है एक तरीके का, तो ये करेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट खत्म हो जाएगी तो टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक में आ जाएगा 9,500, डिस्काउंट 500 का है और बिल्स रिसीवेबल 10,000 से पूरा खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? नाउ इस पर्टिकुलर डेट पे ड्रॉई को कोई एंट्री करनी है क्या? ड्रॉई को कोई लेना देना है क्या? नहीं है, तो ये कर देगा यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब इसके बाद आती है क्लास हमारे पास में ड्यू डेट। जब बिल ड्यू हो गया है ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट पर ए कोई एंट्री कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में अब बिल बचा ही नहीं है, बिल तो बैंक के पास में चला गया ना। तो पेमेंट भी कौन रिसीव करेगा? बैंक रिसीव करेगा। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द केस ऑफ बैंक, मतलब हमें बैंक की बुक्स की एंट्रीज नहीं करनी है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो ड्यू डेट पर इस केस में ए में तो जाएगी नो एंट्री, क्योंकि इसने तो पहले से ही सेटलमेंट कर लिया है, और ड्यू डेट पर ये पेमेंट कर रहा है। अगर डिसऑनर होता तो अलग बात होती, पेमेंट कर रहा है ये, तो पेमेंट कर देगा तो वही एंट्री जो हमने पहले करी थी, यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। इसके लिए बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ऑन टू बैंक अकाउंट, बैंक नाम की एसेट खत्म हो जाएगी, एंड द अमाउंट विल रिमेन सेम, दैट इज 10,000। इसको कोई लेना देना नहीं है कि ए ने डिस्काउंट कराया क्या करा, इसको 10,000 का पेमेंट करना है, वो इसने कर दिया। इज इट क्लियर क्लास? So this was about the case 2, that is discounting of bill from bank. I hope the things are clear and this is the revision going on. So I request you all कि आप पहले वाले वीडियो लेक्चर्स देखें जो डिटेल में थे, प्लस उसी के साथ में go through the illustrations from the book, from the DK Goel, from the NCERT, go through the MCQs. Alright, now case 3 देख रहे हैं हम लोग। जब हम sent the bill
टू बैंक फॉर कलेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, ये जो बिल है वो हम बैंक को दे रहे हैं कि वो हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर ले। ओके, इस केस में बैंक कोई डिस्काउंट नहीं करेगा क्लास, कोई डिस्काउंट नहीं होगा आपके पास में। ये तो आपने सिर्फ अपनी बैंक की एक सर्विस को अवेल करा है। जो बैंक है वो आपको अलग अलग सर्विसेज देते हैं, तो उसमें से एक सर्विस होती है कि आपके बिहाफ पे बैंक उस बिल का कलेक्शन कर लेगा। तो जिस डेट पर आप उसको भेज रहे हैं, डेट ऑफ सेंडिंग द बिल, वो वाली तो डेट आ जाएगी यहाँ पे, डेट ऑफ सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। तो ए क्या एंट्री करेगा, देखिएगा ए के पास से बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट फिनिश हो गई, खत्म हो गई, उसको तो हम क्रेडिट कर देंगे। और उसकी जगह पे क्या हो गया हमारे पास में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम की एसेट जनरेट हो गई। तो यहाँ करेंगे हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये करेंगे हम लोग। ऑलराइट, अमाउंट से आएंगे वही 10,000, कोई डिस्काउंट नहीं है। इस पर्टिकुलर डेट पे, इस वाली डेट पर ये कोई एंट्री करेगा, नो एंट्री। भाई ए अपने बिल के साथ में क्या करता है, उसको ड्रॉई से कोई लेना देना नहीं है। वॉट एवर ड्रॉवर इज डूइंग विद द बिल, इट डजेंट मैटर फॉर ड्रॉई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। नाउ द ड्यू डेट विल अराइव, जब बिल का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो हमारे पास में ड्यू डेट आ जाएगी। ड्यू डेट पर इसके पास में क्या होगा, ए के पास में, ड्रॉवर के पास में वापस बैंक नाम की एसेट जनरेट हो जाएगी। तो ये कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली एसेट खत्म हो जाएगी, उसको क्रेडिट कर देगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंड द अमाउंट विल रिमेन सेम, दैट इज 10,000। और उसी ड्यू डेट पर ये तो वही पेमेंट करने की एंट्री करेगा क्लास, यानी कि बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और बैंक नाम की एसेट खत्म हो गई तो क्रेडिट, एंड द अमाउंट विल बी 10,000। इज इट क्लियर? ओके, दिस वॉज अ वेरी सिंपल केस जब हम हमारे बिल को बैंक को भेज रहे हैं फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं करा हम लोगों ने, एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम की टेम्पररी एसेट जनरेट करके बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट को खत्म करा। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और फिर उसके बाद में जब ड्यू डेट आ गई तो हम लोगों ने फंड्स कलेक्ट करे बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया। इस पर तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो सेम चल रहा है हमारे पास ड्रॉई की बुक्स में। तो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, और यू कैन से द लास्ट सेटलमेंट प्रोसीजर, दैट इज व्हेन ड्रॉवर सेंट द बिल, और यू कैन से एंडोर्स द बिल टू थर्ड पार्टी। जब ड्रॉवर जो है वो उस बिल को एंडोर्स कर देगा, इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट का केस। केस 4 है हमारे पास, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। सपोज एग्जाम्पल में यहां पे हमारे पास में क्लास थर्ड पार्टी है सी। थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे, सी है। पहले मैं केस समझाता हूं आपको। होल्डर ऑफ द बिल कौन चल रहा है, ए को कुछ पेमेंट करना होगा सी को, जो ए है उसे कुछ पेमेंट करना है टू सी। अब इसके पास पेमेंट तो है नहीं, इसके पास में बिल नाम की एसेट रखी हुई है। तो व्हाट ए विल डू, ए जस्ट ट्रांसफर और एंडोर्स दिस पर्टिकुलर बिल टू हिज ओन क्रेडिटर, दैट इज सी। यानी कि ए जो है वो उस बिल को अपने क्रेडिटर को, सी जो उसका क्रेडिटर है, उसको इशू कर देगा और उससे कहेगा सर ये 2 महीने या 3 महीने का इसका टाइम पीरियड है, उसके बाद में आपके पास में फंड्स आ जाएंगे इसके एक्सचेंज में। और सी एग्री कर लेता है इस बात को, एक्सेप्ट कर लेता है उससे। सो दिस इज नोन एज द एंडोर्समेंट। तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्रीज है हमारे पास। पहले तो हम करेंगे एंडोर्समेंट डेट पे, जब आप बिल एंडोर्स कर रहे हैं तो एंडोर्समेंट डेट पर आपको एंट्री करनी है। तो ए क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, सी नाम की लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो ये कर देगा सी अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल नाम की असेट खत्म हो गई तो ये कर देगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 से। इज इट क्लियर? एंड क्लास मैनी एट टाइम्स इलस्ट्रेशन विल अराइव जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पेमेंट करना था वो अमाउंट ज़्यादा होता है और बिल का अमाउंट कम होता है, और फुल सेटलमेंट में हम लोग कर लेते हैं। इसका मतलब इस ए को क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव नाम की इनकम हो जाएगी इसको।
तो उस केस में फिर हम लोग यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव भी करेंगे। ऑलराइट, और सी की बुक्स की अगर हम बात करें तो जो क्रेडिटर था, जो थर्ड पार्टी था, इसकी भी बुक्स में एंट्री पूछी जा सकती है, तो उसकी बुक्स में उसी डिस्काउंट को हमें अलाउड दिखाना पड़ेगा और डिस्काउंट अलाउड को हमें डेबिट करना पड़ेगा। ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज द एंट्री फॉर एंडोर्समेंट, जो उसका क्रेडिटर था डेबिट करा और बिल्स रिसीवेबल नाम के एसेट को क्रेडिट कर दिया। एंडोर्समेंट डेट पर इसको कोई एंट्री करनी है क्या? नहीं, नो एंट्री, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इसको मतलब नहीं है उस बिल के साथ में जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, इसका ड्यू डेट पर ही काम होगा जो भी होगा। तो अब हम आ जाते हैं ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पर ए कोई एंट्री करेगा? नो एंट्री, क्योंकि इसके पास में बिल बचा ही नहीं है अब। और ये ड्यू डेट पर एंट्री करेगा, हाँ, पेमेंट करने की एंट्री कर देगा, डिसऑनर तो हो नहीं रहा, हमने पहले अजम्पशन ले रखा है कि पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, द एंट्री विल रिमेन सेम, जो सारे केसेस में चलती आ रही है, क्योंकि उसको तो पेमेंट करने की एंट्री करनी है। डिसऑनर हो रहा होता तो फिर अलग चीज़ हो जाती। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पे ड्यू डेट में एक सी की बुक्स में भी हमें एंट्री करनी पड़ सकती है, सी की बुक्स में जो थर्ड पार्टी था, ठीक है। तो सी की बुक्स की एंट्रीज हम लोग देख लेते हैं एक बार, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यहीं पे बना लेते हैं हम लोग। सपोज अगर हम बात करते हैं बुक्स ऑफ सी, तो एंडोर्समेंट डेट पे करेगा पहली एंट्री, तो एंडोर्समेंट डेट, एंडोर्समेंट डेट पर क्या एंट्री करेगा? इसके पास में बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट आ गई, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ए नाम की जो इसकी लाइबिलिटी, सॉरी, ए नाम की जो असेट चल रही थी, भाई इसके लिए तो ए डेटर था ना, तो ए अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ये अमाउंट 10,000 का ही आएगा। और ड्यू डेट पर इसको पेमेंट हो जाएगा रिसीव, ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव हो जाएगा, तो ड्यू डेट पर क्या करने का ये एंट्री, इसके बाद पेमेंट आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 से। ऑलराइट क्लास, तो दिस वाज द एंट्रीज फॉर थर्ड पार्टी और द एंडोर्सी एज वेल। इज इट क्लियर? नाउ मेन बात यह है क्लास कि जब हम डिसऑनर पढ़ेंगे, तो डिसऑनर के केस में जो आपकी ड्यू डेट पर लास्ट एंट्रीज हुई है ना, सेटलमेंट की जो भी एंट्रीज हुई है, यू ओनली हैव टू फोकस ऑन डेट, because the dishonor entry will be derived or will be arrived from this particular entry only। इस ड्यू डेट वाली एंट्री से ही हमें हमारी डिसऑनर की एंट्री का पता पड़ेगा, या जो भी केसेस हमारे पास में है, जो भी सेटलमेंट प्रोसीजर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसऑनर करना होता है। ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज। I request you all to go through the illustrations, to go through the MCQs. Now we will be discussing for the calculation of due date and the journal entries for dishonor. Okay.